बस कर बेटा, कब तक मेरे पैर दबाता रहेगा? जा, तुझे काम पर भी तो जाना है। अरे मेरी प्यारी माँ, आपके सिवा मेरा है ही कौन? पिताजी के जाने के बाद आप नहीं तो मुझे संभाला है, क्या मैं आपके पैर भी नहीं दबा सकता? बस बस, अब ज्यादा मीठा मत बन। चल जा, अपने काम पर जा, नहीं तो तेरा सेठ गुस्सा करेगा। हाँ ठीक है माँ, जा रहा हूँ। बस मैंने खाना बना दिया है, समय से खा लेना और मेरा आने का इंतजार मत करना, मुझे आज आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। रुद्रेश अपनी माँ से इतना प्यार करता था कि उसके बिना वह एक पल भी नहीं रह सकता था। वह अपने काम पर जा रहा था कि तभी गांव के दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार, बेटा हो तो रुद्रेश जैसा, देखा अपनी माँ का कैसे ख्याल रखता है। बिल्कुल सही कह रहा है, पूरे गांव में ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। सोच रहा हूँ अपनी बेटी का रिश्ता रुद्रेश से ही करा दूं। रुद्रेश दोनों की बातें सुनकर बहुत खुश होता है और अपने काम पर जाने लगा। तेज धूप के कारण उसे प्यास लगने लगती है। उफ, कितनी गर्मी है, ऊपर से प्यास भी बहुत जोरों से लगी है और ना तो यहाँ कुआं है ना कोई तालाब, अब तो गला सूखा जा रहा है। रुद्रेश ने देखा दूर से एक औरत पानी से भरा मटका लेकर आ रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। अरे सुनिए देवी। कहिए, क्या बात है? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा सा पानी पिला दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी अभी ताजा पानी भर कर लाई हूँ। मजा ही आ गया। अरे ये कैसा पानी है, इतना मीठा, जैसे अमृत हो। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो अमृत है। सच कहूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे हाथों ने इस मटके को छुआ है ना, इसीलिए इसका पानी इतना मीठा हो गया है। आप बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं। अब बस कीजिए, मुझे देरी हो रही है, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है। ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है और तुम्हारी बातें इतनी भोली। जिसका बोल इतना मीठा हो उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। बस एक बार ये घूंघट हटा दो ना, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो तुम अपनी उस माँ को भूल जाओगे जिसे तुम जान से भी ज्यादा चाहते हो। मैंने सुना है पूरा गांव तुम माँ बेटी की बहुत तारीफ करता है। मान जाइए और लौट जाइए। अरे पागल हो क्या, मेरी माँ से सुंदर कोई भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुना है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। हाँ करता हूँ ना, और हमेशा ही करूँगा। अरे मेरी माँ तो साक्षात देवी है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। खैर, अपना नाम तो बताती जाओ, तुम कहाँ रहती हो? मेरा नाम गौरी है और मैं यहीं पास की झोपड़ी में रहती हूँ। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर गौरी अपने घर चली गई और रुद्रेश मन ही मन उसे पसंद करने लगा। माँ, आपने खाना खा लिया ना? नहीं बेटा, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरे बिना खाना खाया हो। चल साथ में खाते हैं। माँ, मैंने कहा था ना मेरा इंतजार मत करना, आप सुबह से भूखी हो, अगर आपको कुछ हो गया तो। अरे पगले, जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेती तब तक तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता। रुद्रेश रात भर करवटें बदलता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर वो लड़की अकेली क्यों रहती है और उसका चेहरा कैसा होगा, और उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो मैं उसका चेहरा देखकर ही रहूंगा। अगले दिन रुद्रेश काम पर नहीं गया। उसके कदम खुद ब खुद गौरी की झोपड़ी की तरफ मुड़ गए। कोई है? गौरी, ओ गौरी। आ रही हूँ। अरे आपको फिर से प्यास लगी है क्या? नहीं, आज तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आइए, अंदर आइए। अब बताइए क्यों आए हैं?
कल तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया था ना, तो इसीलिए आज देखने आया हूँ। मैंने कहा था ना, मेरा चेहरा देखने के बाद आप अपनी माँ को भूल जाओगे। अपनी जिद छोड़ दीजिए और लौट जाइए अपने घर। नहीं गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। बस एक बार तुम्हारा चेहरा देख लूं, फिर मैं खुद चला जाऊंगा। मैं माँ बेटे को अलग नहीं करना चाहती। मेरी बात मानो, जिद छोड़ दो। अगर तुमने आज अपना चेहरा नहीं दिखाया ना, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ का प्यार इतना भी कमजोर नहीं कि मैं किसी का भी सुंदर चेहरा देखकर टूट जाऊं। आखिरकार गौरी रुद्रेश की जिद के आगे हार ही गई। वह धीरे धीरे अपना घूंघट उठाती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चेहरा इतना खूबसूरत था कि कोई भी खुद को भूल जाए। तुम कितनी सुंदर हो, सच में मैंने तो कभी ऐसा सुंदर चेहरा देखा ही नहीं। अब जाओ, अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने पहले ही कहा था रुद्रेश, मेरा चेहरा देखते ही तुम अपनी माँ का प्यार, उसकी ममता सब भूल जाओगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इन आँखों को देखने के बाद दुनिया में कुछ और देखने को बचा ही नहीं है। गौरी, अब मेरा घर संसार सब तुम ही हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उधर रुद्रेश की माँ उसका इंतजार कर रही थी। शाम बीत गई, लेकिन रुद्रेश घर नहीं आया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ रह गया। अब तक तो आ जाता था। 2 दिन बीत गए, लेकिन रुद्रेश घर वापस नहीं आया। उसकी माँ उसे पूरे गांव में खोजने लगी। भाई साहब, आपने मेरे बेटे को देखा? 2 दिन हो गए हैं, लेकिन वो घर नहीं आया। मैंने उसे आखिरी बार जंगल में जाते देखा था। बस इतना सुनते ही सगुन बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ जाने लगी। काफी देर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखती है। कोई है? अंदर कोई है? बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं 2 दिनों से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल घर चल। नहीं माँ, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ गौरी के साथ ही रहूंगा। जाइए, आप घर लौट जाइए। कौन गौरी? कौन है वो जिसने मेरे बेटे पर जादू कर दिया? तू तो मेरे बिन एक पल भी नहीं रह सकता था। आज अपनी माँ को ही भूल गया। चल उसे बुला, मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसने एक माँ बेटे को अलग कर दिया। तभी गौरी बाहर आती है। जैसे ही सगुन की नजर गौरी पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गौरी, तू यहाँ कैसे? तू तो मर चुकी थी ना। मेरे बेटे को छोड़ दे। माँ, आप एक दूसरे को जानती हो? हाँ रुद्रेश, मैं तुम्हारी माँ को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। जिसे तुम देवी मानते हो, उसकी असलियत जानकर तुम्हें भी इससे नफरत होने लगेगी। आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है? मुझे जानना है। मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से 30 साल पहले की बात है। हम दोनों आपस में बहुत पक्की सहेलियां हुआ करते थे। सगुन के पिता बहुत बड़े जमींदार थे और मेरे पिता एक किसान थे। अरे सगुन, धीरे। सारा पानी मेरे मुंह पर ही डाल देगी क्या? बस कर, बहुत हुआ। अरे तो क्या हुआ? तू मेरी सहेली नहीं है क्या? सच कहूँ गौरी, जब तू मेरे साथ रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बता, अगर मैं ना रहूँ तो तू क्या करेगी? ऐसी बातें मत कर। अगर तू नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगी। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तू मेरी सहेली नहीं, मेरी जान है। अगर तू ससुराल चली जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? चुप कर। अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अरे इतना प्यार करती है मुझसे, इतना कि कोई और नहीं कर सकता। तू मेरी सहेली नहीं, मेरी छोटी बहन है। तभी वहाँ एक नौजवान लड़का अपनी गाय और बकरी को लेकर हाथों में लाठी पकड़े हुए नदी के तरफ आ रहा था। वह देखने में तो भोला भाला लग रहा था। उसका नाम था किशन।
चलो चलो, तुम्हें प्यास लगी है ना, आ जाओ पानी पी लो। ये कौन है गौरी? आज से पहले तो इसे गांव में नहीं देखा। अरे क्यों पूछ रही है? पसंद आ गया क्या? चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, पागल कहीं की। मेरा नाम किशन है और मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या मैं अपनी गायों को यहाँ पानी पिला सकता हूँ? क्यों, हमने तुमसे पूछा क्या तुम्हारा नाम क्या है? और वैसे भी नदी कौन से हमारे पिताजी की है जो हमसे पूछ रहे हो? अरे नहीं, इसकी बातों का बुरा मत मानना, आप आराम से पानी पिलाइए। धन्यवाद। क्या जरूरत थी तुझे अजनबियों से बात करने की? तेरे पिताजी ने तुझे मना किया है ना? पता नहीं क्यों इसे देखते ही दिल अजीब सा हो रहा है। क्या बोल रही है तू? तू कहाँ बड़े घर की शहजादी और वो कहाँ मामूली सा गडरिया। आग और पानी का मेल कभी नहीं होता सगुन। गांव की सबसे ऊंची कोठी थी जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वहाँ सगुन का पिता साहूकार रघुवीर अपनी मूंछों को ताव देते हुए बैठा था। सगुन, ओ सगुन, इधर आ देख। शहर से तेरे लिए साड़ियाँ और सोने के कंगन आए हैं। अगले महीने बड़े जमींदार के बेटे से तेरी सगाई पक्की करनी है। अरे पिताजी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हम बहुत छोटे हैं। अरे पगली, पूरे 22 साल की हो गई है तू। आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही है ना बेटा। अपनी सहेली गौरी के साथ मंदिर हो आ, भगवान का आशीर्वाद ले आ जा बेटा। उदास मन से सगुन अपनी सहेली गौरी के घर जाती है। क्या हुआ सगुन, आज चुप क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे भी छुपाएगी अब? बता ना, दिल में क्या चल रहा है? गौरी, अगर मैं कहीं दूर चली जाऊंगी तो तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? अरे पागल है क्या तू? तू जहाँ जाएगी मैं वहीं आ जाऊंगी। तभी किशन अपनी गाय के साथ जंगल में आता है। तभी सगुन उसके पास आकर बोलती है, तुम रोज यहाँ आते हो? पहले तो तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं अभी अभी इस गांव में नया आया हूँ। पहले मैं पास ही के नगर में रहता था। तुम इस गांव के साहूकार की बेटी हो ना? हाँ, सच कहा। तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो। क्या तुम यहाँ रोज आते हो? हाँ सगुन, मैं रोज इन्हें यहाँ चराने लाता हूँ। क्या तुम कल आओगी? हाँ, आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सगुन और किशन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रोज छुप छुप कर जंगल में मिलते थे और घंटों तक बातें करते थे। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन सगुन के घर लड़के वाले आते हैं। अरे भाई साहब, आपकी बेटी तो सच में हीरा और संस्कारी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों का विवाह करवा देते हैं। हाँ भाई साहब, हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। हमें भी लड़का बहुत पसंद आया, और वैसे भी शुभ काम में देरी कैसी। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब अगली बार हम सीधे बारात लेकर आएंगे। ऐसा बोलकर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और आंगन में उदास होकर सगुन एक कोने में बैठ जाती है। लेकिन वो अपने पिता को किशन के बारे में नहीं बता पाती। क्या हुआ बेटी, तेरा चेहरा इतना उतर क्या हो गया? अरे आज तो खुशी का दिन है, क्या बात है? पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे पगली, ये तो दुनिया की रीत है। हर बेटी को एक दिन अपने पिता के घर से विदा होना ही पड़ता है। पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। बिटिया, कौन बाप अपने कलेजी के टूक को दूर भेजता है? लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है बेटा। एक न एक दिन तो बेटी की शादी करनी ही पड़ती है। चल, उदास मत हो, जा बाहर घुमा, तेरा मन शांत हो जाएगा। सगुन अपने पिता को नहीं बता पाती कि वो किशन से प्रेम करती है। वह जंगल में जाती है जहाँ किशन अपनी गाय के साथ बैठा हुआ था। अरे सगुन, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रही हो? किशन, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी और अगले ही महीने मेरी शादी है।
मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा सगुन, मैं भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम इस शादी के लिए मना कर दो और अपने पिताजी को हमारे बारे में सब सच बता दो। तो क्या करें? अगर उन्हें पता चला कि मैं एक मामूली से चरवाहे से प्यार करती हूँ तो वो हम दोनों को जिंदा ही दफन कर देंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक रास्ता है सगुन। कैसा रास्ता? जल्दी बताओ। आज आधी रात को तुम चुपके से पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाना। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। ठीक है किशन, मैं तैयार हूँ, मेरा इंतजार करना। किशन से मिलने के बाद सगुन सीधे अपने सहेली गौरी के घर पहुँची। अरे सगुन, आज इतनी जल्दी? और तो इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? गौरी, समय बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात तू मेरे कपड़ों का बैग लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाना। मैं भी वहां आ जाऊंगी। क्या तू भागने की सोच रही है? पागल हो गई है क्या सगुन? एक बार फिर से सोच ले। वो एक मामूली सा गडरिया है और तू इस गांव के सबसे बड़े इज्जतदार घर की बेटी। क्या देगा वो तुझे? और तेरे पिता की इस गांव में कितनी इज्जत है। देख गौरी, अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तेरी खुशी इसी में है तो तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। इतना बोलकर सगुन अपने घर वापस लौट गई और रात होते ही गौरी कपड़ों का बैग लेकर बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी। उसके बगल में ही किशन सगुन का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर बाद सगुन गौरी के पिता और कुछ गांव वालों को लेकर वहां आती है, जिसे देखकर गौरी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। देखिए काका, मैंने कहा था ना गौरी किसी लड़के के साथ भागने वाली है। आज अपनी आंखों से देखिए। सगुन, ये क्या बोल रही है तू? बेटी, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? तेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुझे माँ बाप दोनों बनकर पाला है, हर खुशी देने की कोशिश की, और आज तूने मेरी इज्जत को इस मिट्टी में मिला दिया। नहीं पिताजी, ये सच नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं। ये सब सगुन का है। वो किशन से प्यार करती है और मैं तो बस उसकी मदद करने आई थी। सगुन, पिताजी को सब सच बता दे। मैंने तुझे बहन माना था। काका देखिए, अब बचने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं तो समय रहते आपको यहाँ ले आई, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। किशन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ही बता दो आखिर सच क्या है। मैं तो सगुन को जानता भी नहीं। मुझे तो यहाँ गौरी लेकर आई है। बस बेटी बस, अब आज से मुझे पिता मत बोलना। आज से तू मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। गौरी के पिता यह सुनकर टूट जाते हैं, लेकिन गौरी की बातों का कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उसके पिता रोते हुए वहाँ से चले गए। अरे हम तो इसे सीधी सादी लड़की समझते थे, हमें क्या पता इस भोले भाले चेहरे के अंदर कितना दुष्ट चेहरा है। अगर इस जैसी लड़की गांव में रहेगी तो बाकी लड़कियां भी इसके तरह ही हो जाएंगी। चलो इसे पत्थरों से मारते हुए गांव से बाहर निकाल दो। कोई जरूरत नहीं है इसको इस गांव में रहने की। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझ पर भरोसा करो। लेकिन गौरी की बात कोई नहीं सुन रहा था। सगुन भी खड़ी खड़ी देखकर मुस्कुरा रही थी। गांव के लोग उसे पत्थरों से मारते हुए गांव से बाहर निकाल देते हैं। गौरी रोते हुए एक कुएं के पास पहुंची। हे भगवान, कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है। मेरे पिताजी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? माँ, तेरी जगह अगर मैं चली गई होती तो ये सब सहना नहीं पड़ता। इस झूठे कलंक के साथ अब मैं और नहीं जी सकती। मुझे सब पता है बेटी कि तू ही किशन से प्रेम करती है और तू ही भागने वाली थी। तू बेटी नहीं नागिन है, नागिन, जिसने एक बाप बेटी को अलग कर दिया। उस बेचारी का क्या कसूर था? बेचारी कहाँ होगी, किस हाल में होगी?
तुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जा, निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद तुम दोनों मुझे अपनी शकल मत दिखाना। पिताजी, आपको ये सब कैसे पता? ये बात तो मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। लेकिन अब नहीं, निकल जा मेरे घर से। कर्मों का हिसाब देर से ही सही पर होता जरूर है। सगुन और किशन ने शादी तो कर ली, पर धोखे की नींव पर बसा घर ज्यादा दिन नहीं टिका। 1 साल में ही किशन की मौत हो गई और सगुन उस समय गर्भवती थी। जो कभी राजकुमारी की तरह रहती थी, आज वही दाने दाने को मोहताज हो गई। पेट पालने के लिए उसे गांव वालों के घरों में काम करना पड़ा और उसकी हालत ऐसी हो गई थी, उसे पहचानना भी मुश्किल था। ये सिर्फ गरीबी नहीं, गौरी की बद्दुआ थी। यही थी मेरी कहानी। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने उसे अपनी बहन माना और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। लेकिन मैंने तुम्हारे पिता से तो अपना बदला ले लिया। मैंने ही मारा था उन्हें। मैं तुम्हारी माँ को भी मारना चाहती थी, लेकिन उस समय तुम बहुत छोटे थे। बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आज अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी एक गलती के वजह से मेरा पूरा परिवार टूट गया। मेरे पिताजी का मेरे सिवा कोई और नहीं था। तब से लेकर आज तक मैं भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति भी नहीं मिली। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ तो बहुत गलत किया, लेकिन अब तुम ही बताओ, आखिर तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं जब से बदले की आग में जल रही थी, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की सच्चाई बताकर मैंने खुद को संतुष्ट कर लिया है। अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसे एक न एक दिन सच के सामने झुकना ही पड़ता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।